मेरा नाम एहसान है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक गुंजान आबाद इलाके से है। इस वक्त मेरी उम्र 26 साल है और जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए मैं सुबह से रात तक मेहनत, मजदूरी और मुलाजमत में जता रहता हूँ। मेरा मामूल कुछ यूं है कि मैं सुबह सवेरे निकलता हूँ और रात गए घर लौटता हूँ। दिन के दरमियानी हिस्से में यानी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मुझे 2 घंटे का वक्फा मिलता है। ये वो वक्त होता है जब सुबह का स्टाफ अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा चुका होता है और शाम का स्टाफ 4 बजे के बाद आता है। चूंकि मेरा घर मेरी जाए मुलाजमत से खासा दूर है, इसलिए उन 2 घंटों में घर जाकर वापस आना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। लिहाजा मैं वहीं वक्त गुजारने पर मजबूर होता हूँ। ये गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर थी। घड़ी की सुइयां 2:30 बजा रही थीं। मैं अपनी कोचिंग एकेडमी के दफ्तर में बैठा बनिक की गर्म हुआ में कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था कि अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खुला। एक बाहिजाब खातून अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने चेहरे पर निकाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई और हया थी, जिसे देखते ही अंदाजा हो रहा था कि निकाब के पीछे छुपा चेहरा यकीनन बहुत खूबसूरत और बावकार होगा। रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्होंने इंतहाई शाइस्ता लहजे में अपना मुद्दा बयान किया। वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती थीं, लेकिन उनके लिए रोज़ाना एकेडमी आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें कोई काबिल एतमाद ट्यूटर दरकार है जो उनके घर जाकर पढ़ा सके। मैंने उनकी बात गौर से सुनी, उनका फ़ोन नंबर नोट किया और वदा किया कि कल तक किसी मुनासिब टीचर का इंतज़ाम करके उन्हें मतला कर दूंगा। वो चली गईं तो मैं कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगा। महंगाई के इस दौर में मेरी मौजूदा आमदनी बमुश्किल अखराजात पूरे करती थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं खुद ही संभाल लूं। इस तरह ना सिर्फ मेरी आमदनी में माकूल इजाफा हो जाएगा, बल्कि दोपहर के वो 2 घंटे जो मैं एकेडमी में बेकार बैठकर गुजारता हूँ, वो भी किसी तमीरी काम में सिर्फ हो जाएंगे। ये ख्याल आते ही मैंने फैसला कर लिया। अगले रोज़ मैंने दिए गए नंबर पर कॉल की, अपना तारुफ करवाया और घर का मुकम्मल एड्रेस लिया। खुशकिस्मती से उनका फ्लैट मेरी एकेडमी से ज़्यादा दूर नहीं था, बस चंद गलियों का फासला था। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और मतलूबा इमारत के सामने पहुंच गया। ये एक साफ सुथरा रिहायशी अपार्टमेंट था। मैंने घंटी बजाई तो एक मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला। मैंने तारुफ करवाया तो इसने मुझे इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतज़ार करने को कहकर अंदर चली गई। कमरे का माहौल इंतहाई नफीस था। फर्नीचर और सजावट से मकीनों के आली ज़ाहिर का पता चलता था। कुछ ही देर इंतज़ार के बाद एक खातून कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने नमाज की चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप रखा था। जैसे ही उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, उनकी आंखों की वही शनासा चमक देखकर मैं समझ गया कि ये वही खातून हैं जो कल दफ्तर आई थीं। उन्होंने महजबाना अंदाज में सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गईं। बैठते ही उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी, नसीम, मेहमान के लिए चाय बना लाओ। नसीम वही लड़की थी जिसने दरवाज़ा खोला था। नसीम के जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, किया अब खुद मुझे पढ़ाएंगे? उनके लहजे में हल्की सी जेजे का महसूस करते हुए मैंने फौरन वजाहत की, देखें, अगर आपको मुझसे पढ़ने में कोई हिचकिचाहट है, आप मुतमईन नहीं हैं तो मैं हरगिज़ इसरार नहीं करूँगा। मैं किसी और टीचर खातून उस्तानी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उन्होंने फौरन नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कल जब मैं दफ्तर आई थी तो मेरा ख्याल था कि अब किसी और को भेजेंगे, लेकिन आपको खुद यहाँ देखकर बस थोड़ी सी हैरत हुई और कुछ नहीं। मैंने अपनी सूरत हाल वाज़े करते हुए कहा, दरअसल दोपहर का ये वक्त मेरे लिए फारिग होता है। कल जब अब तशरीफ़ लाईं तो वो मेरा ऑफ टाइम था। मेरा घर दूर है, इसलिए मैं ये वक्त ज़ाय करने के बजाय इसे इस्तेमाल में लाना चाहता था। अगर ये वक्त आपके लिए मुनासिब है तो मैं खुद हाजिर हो जाया करूँगा, वरना आपकी सहूलत के मुताबिक इंतज़ाम कर दिया जाएगा। उन्होंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये वक्त मेरे लिए भी बिल्कुल मुनासिब है। फिर उन्होंने फ़ीस के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने जवाब दिया, आप फ़ीस की फ़िक्र ना करें, पहले आप चंद दिन पढ़ कर देख ले। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आए और आप मुतमईन हूं तो फ़ीस तय कर लेंगे। इतने में नसीम चाय और लवाज़मात ले आई। चाय पीने के बाद जब मैंने पानी तलब किया तो नसीम पानी लेने चली गई। इस मुख्तसर वक्फे में मैंने उनका नाम पूछा।
उन्होंने अपना नाम जोया बताया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, अगर अब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप इंस्टीट्यूट आकर क्यों नहीं पढ़ सकती? वहाँ फीस भी कम होती है और माहौल भी सीखने वाला होता है। घर पर टीचर बुलाना जाहिर है महंगा पड़ता है। जोया के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मसला ये है कि मैं रोजाना अकेली बाहर नहीं जा सकती। मुझे लाने ले जाने वाला कोई नहीं। मेरे शौहर सुबह सवेरे ऑफिस चले जाते हैं और रात गए वापस लौटते हैं। उनका तबादला हाल ही में कराची से यहाँ फैसलाबाद हुआ है, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मुझे इस शहर के रास्तों और माहौल का ज्यादा इल्म नहीं और ना ही यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार आ जानने वाला है। कभी कभार शौहर के साथ गुजरते हुए आपका इंस्टीट्यूट देखा था तो हिम्मत करके चली आई थी, मगर रोजाना आना मेरे लिए नामुमकिन है। सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, बस नसीम और मेरी सास। नसीम भी हमारे साथ कराची से आई है और सास भी कुछ दिनों के लिए यहाँ है। बस इसी तन्हाई को काटने के लिए सोचा कि कंप्यूटर सीख लूं, शायद कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए। जब उन्होंने अपने शौहर का जिक्र किया तो मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगती थीं। उनकी मासूमियत और कम उम्री उन्हें अभी तक एक कॉलेज की तालिबा जाहिर कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी हैरत चेहरे पर जाहिर न होने दी। फिर कुछ मजीद रस्मी बातचीत के बाद हमने तय किया कि मैं हफ्ते में 5 दिन आऊँगा, क्योंकि हफ्ता और इतवार को अकेडमी की छुट्टी होती है। वो इस बात पर राजी हो गईं। मैंने इजाज़त ली और अगले दिन से बाकायदा क्लासें शुरू करने का वदा करके वापस आ गया। वापसी के पूरे रास्ते जोया मेरे ज़हन पर छाई रही। वो वाकई इतनी खूबसूरत और मासूम थी कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। बड़ी बड़ी रोशन आंखें और गुफ्तगू का शाइस्ता अंदाज। लेकिन एक बात मुझे खुटक रही थी कि इतने नए माहौल में और घर में अकेली होते हुए इसके शौहर ने इसे कैसे इजाज़त दे दी कि वो किसी अजनबी मर्द को घर बुलाकर ट्यूशन पढ़े। खैर, मैंने सर झटक दिया। उन बातों से मेरा क्या लेना देना। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मेरी आमदनी में इजाफा होने वाला था। अगला दिन जुमा था और फिर 2 दिन की छुट्टी, इसलिए मैं ना जा सका। सोचा पीर से ही आगाज करूंगा। जुमा की शाम करीब 5 बजे जोया की कॉल आई। इसने न आने की वजह पूछी। मैंने माजरत करते हुए कहा कि आज कुछ ज़ाती मसरूफियत थी, इसलिए हाजिर ना हो सका। इंशाअल्लाह पीर से बाकायदगी से आऊँगा। फिर हफ्ता और इतवार भी गुजर गए। इस दौरान भी कई बार जोया का ख्याल मेरे जहन के निहा खानों में आता रहा। पीर की सुबह जब मैं अकेडमी गया तो अजीब सी बेचैनी थी। काम में दिल नहीं लग रहा था और बार बार घड़ी की तरफ नजर उठ रही थी कि कब 2 बजे हों और मैं जोया के घर जाऊं। वो दिन वाकई गुजारना एक इम्तिहान था। खैर, जैसे ही छुट्टी हुई मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और निकलने की तैयारी करने लगा। इसी असना में अकेडमी के मालिक ने मुझे ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने हैरत से पूछा, एहसान कहाँ जाने की तैयारी है? तुम तो इस वक्त घर नहीं जाते। मैंने फौरन बहाना तराशा, सर दरअसल मेरी एक खाला यहाँ करीब ही शिफ्ट हुई है। मैंने सोचा है कि दोपहर का खाना और आराम उनके यहाँ कर लिया करूँगा और 4 बजे तक वापस आ जाया करूँगा। मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि मैंने उनके रेफरेंस से एक प्राइवेट ट्यूशन पकड़ ली है। इजाज़त मिलते ही मैं बाइक पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की जानिब उड़ चला। जब जोया के घर पहुंचा तो 2:15 हो रहे थे। घंटी बजाई। जाने क्यों आज मेरे दिल की धड़कन तेज थी। घंटी बजाने के चंद लम्हों बाद ही नसीम ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद वो मेरे लिए ठंडा पानी ले आई। पानी पीने के बाद नसीम ने बताया, बाजी आपको अंदर बुला रही हैं। मैं इसके पीछे पीछे चलता हुआ ड्राइंग रूम से मुल्हका बेडरूम में दाखिल हो गया। कमरा इंतहाई नफासत से सजा हुआ था और वहाँ भी खुशबू रची हुई थी। सामने बेड के करीब कुर्सी पर जोया बैठी थी। इसने हमेशा की तरह अदब से सलाम किया और मैंने जवाब दिया। इसने जुमा की गैर हाजिरी का शको किया तो मैंने वदा किया कि आइंदा अगर ना आ सका तो पहले मतला कर दूंगा। इसके बाद हमने पढ़ाई का आगाज किया। जोया ने नसीम को इशारा किया तो इसने कंप्यूटर के सामने कुर्सी हटाई। मैंने इसे बुनियादी चीज़ें सिखाना शुरू की, क्योंकि इसे कंप्यूटर का बिल्कुल भी इल्म न था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग खातून, जो गालिबन 60 साल के करीब होंगी, कमरे में आए। जोया ने तारुफ करवाया कि ये मेरी सास है। वो खामोशी से बेड पर बैठकर हमारी बातें सुनने लगे।
हम दोनों कुर्सियों पर फासले से बैठे थे और माहौल में एक संजीदगी थी। इसी तरह करीब 10-12 दिन गुजर गए। मेरा मामूल बन गया था कि मैं जाता, नसीम चाय या जूस लाती, जोया की सास आकर पास बैठ जाती और मैं पढ़ा कर वापस आ जाता। इस दौरान जोया मुझसे काफ़ी मानूस हो गई थी। हम पढ़ाई के अलावा भी हल्का फुल्का हंसी मजाक कर लेते थे। एक बार तो मैंने मजाक में कह दिया था कि मैं फीस डबल लूंगा, अब की सास भी तो मुफ्त में कंप्यूटर सीख रही हैं। इस बात पर जोया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो दिन भी एक आम दिन जैसा ही लग रहा था जब मैं जोया के घर पहुंचा। घंटी बजाई, मगर खिलाफ मामूल आज दरवाज़ा नसीम के बजाय खुद जोया ने खोला। इसने सलाम किया और रास्ते से हिटकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं हमेशा की तरह इसके पीछे चलता हुआ बेडरूम में पहुंच गया। इसने मुझे बैठने को कहा और बोली, मैं अभी आई। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और बैठ गया। आज घर में एक अजीब सी खामोशी थी। ना नसीम नजर आ रही थी और ना ही इसकी सास। पूरे घर में सन्नाटे का आलम था। मेरे दिल में एक नामालूम सा खौफ और घबराहट पैदा होने लगी। शैतान वसवसे डाल रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। एक गैर मर्द और एक तन्हा औरत, बंद कमरे में। ये ख्याल आते ही मुझे पसीना आ गया। मैं अपनी सोचों में गुम था कि जोया वापस आई। इसने शायद कपड़े तब्दील किए थे और वो पहले से भी ज्यादा ताज़ा दम लग रही थी। मैं अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और बौखलाहट में बोला, जोया जी मैं जा रहा हूँ, कल आओगा। वो मेरे इस अचानक रवैये पर हैरान रह गई। इसकी आंखों में सवालिया निशान थे। किया हुआ एहसान साहिब, सब खैरियत तो है? आप अभी तो आए थे, अचानक किया हुआ? मैंने नज़रें चुराते हुए झूठ बोला, बस सर में शदीद दर्द हो रहा है, पढ़ाया नहीं जाएगा, माजरत। और ये कहकर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ कदमों से घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने लंबी लंबी सांसें ले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सीधा एकेडमी आया, लेकिन वहाँ भी सुकून ना मिला। मैं खुद को कोसने लगा कि बिलावजा वहाँ से भाग आया। वो क्या सोच रही होगी? लेकिन फिर ख्याल आता कि जो मैंने किया वही बेहतर था। शैतान इंसान को कभी भी बहका सकता है। वो दिन और रात मैंने शदीद कश्मकश में गुजारी। अगली सुबह सवेरे ही जोया की कॉल आ गई। इसकी आवाज़ में तशवीश थी। इसने मेरी तबीयत पूछी। मैंने कहा अब बेहतर हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल आपके जाने की वजह वाकई तबीयत की खराबी थी या कोई और बात थी? इसके सीधे सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं चंद लम्हे सोचता रहा कि क्या जवाब दूं। आखिर मैंने बात संभालते हुए कहा, बस तबीयत ही खराब थी, और क्या वजह हो सकती है? इसने पूछा, तो आ जाएंगे ना? मैंने इस बात में जवाब दिया, जी। इसी वक्त 2 बजे। एकेडमी की छठी के बाद जब जोया के घर की तरफ जा रहा था तो मेरे कदम भारी थे। घंटी बजाने पर आज दरवाज़ा न खुला बल्कि हल्का सा धकेलने पर खिल गया। शायद वो पहले से खुला था, कुंडी नहीं लगी थी। सामने जोया ही खड़ी थी। इसने सलाम किया और मुझे अंदर ले गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में बैठा, अचानक बिजली चली गई। कमरे में नीम अंधेरा छा गया। जोया ने कहा, आप बैठें, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ और चाय लाती हूँ। कुछ देर बाद वो चाय के 2 कप और एक जलती हुई मोमबत्ती ले आई। मोमबत्ती की लरसती हुई रोशनी में इसका चेहरा और भी अफसुर्दा और हुसैन लग रहा था। मैं खामोशी से सोफे पर बैठा रहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आज भी घर पर कोई नजर नहीं आ रहा? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी सास बस कुछ दिनों के लिए आई थीं, उनका दिल यहाँ ना लगा तो वो वापस चली गईं। और नसीम के भाई की शादी है, वो भी छठी लेकर गाँव गई है। अब बस मैं हूँ और ये कान फोड़ देने वाली तन्हाई। इसके लहजे में छपी उदासी मेरे दिल को चीर गई। इसने मजीद कहा, आप आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ वक्त किट जाता है, वरना उन दीवारों से तो मुझे वहशत होने लगती है। कम अज कम कोई इंसान तो मिल जाता है बात करने के लिए। मैंने हैरत से पूछा, अगर आप यहाँ इतनी ही परेशान हैं तो कराची छोड़कर यहाँ क्यों आए? जोया की आंखों में नमी तैरने लगी। एहसान साहिब, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी से शादी कर चुके हैं। सुबह जाते हैं, रात को थके हारे आते हैं और फिर लैपटॉप खोल कर बैठ जाते हैं। कराची में फिर भी कुछ गिनी था, वो मुझे थोड़ा वक्त देते थे। लेकिन जब से प्रमोशन के साथ यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, वो बिल्कुल बदल गए हैं। मैं शको करूँ तो कहते हैं,
बस कुछ दिन की बात है, नया ऑफिस है, सीट हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर ये कुछ दिन खत्म ही नहीं होते। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। बाहर से गुजरती गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। जोया ने अपनी नम आंखें साफ की और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। अच्छा छोड़ी मेरी बातें, आप बताएं आप कल और आज इतने डिस्टर्ब और उदास क्यों लग रहे हैं? सच सच बताइएगा, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? इसने हल्की फुल्के अंदाज में माहौल का बोझ कम करने की कोशिश की। मैं इसके सवाल पर मुस्करा दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और संजीदगी से कहा, नहीं जोया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई लड़की है और न कोई चक्कर। मैं कल इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे एहसास हुआ था कि अब घर पर अकेली हैं और ऐसे में मेरा यहाँ ठहरना इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं था। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और नहीं चाहता कि कोई उंगली उठाए। जोया मेरी बात सुनकर दंग रह गई। शायद इसे ऐसे जवाब की तवक्को ना थी। इसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई। इसने धीरे से कहा, आप वाकई एक शरीफ इंसान हैं। मुझे खुशी है कि मैंने आपको मुंतखब किया। आप फिक्र न करें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये तन्हाई और ये सन्नाटा मेरे लिए एक सज़ा है, लेकिन अब के आने से मुझे एहसास होता है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी मतलब के दूसरों का ख्याल रखते हैं। इस दिन हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा। हम देर तक बातें करते रहे, जिंदगी की, मुआशरे की और तन्हाई की। जब मैं वहाँ से उठा तो मेरा दिल बहुत हल्का था। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान को कंप्यूटर सीखने से ज़्यादा किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो बस इसकी बात सुन ले, इसे तसल्ली दे दे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक अच्छे दोस्त और उस्ताद की तरह इसका साथ दूंगा और इसकी तन्हाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बजाय इसका मुहाफ़िज़ बनूंगा। इस दिन के बाद से हमारे दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता कायम हो गया जो एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर था। फेस्ट। मैंने देखा, मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कौन लगाकर सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी, और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सराख से अंदर देखा तो मेरी पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फिराज है, मेरी उम्र 19 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो शादीशुदा है, इसका नाम ज़िक्रिया है, और मेरी भाभी का नाम मरियम है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल है। मेरी भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी उम्मी और अबू बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरी अबू की उम्र 45 साल है और मेरी उम्मी की उम्र 42 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरे बड़ा भाई शक्ल व सूरत से इतना खूबसूरत नहीं, वो बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं दुखने में भी अच्छा हूं और मैं अपने सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरी भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरी भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज़ नहीं आती है, और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई धैला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोच सोच के परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आकर बाहर वाले बंदे से अपना चुकरना चला बैठे। और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह में भाभी को किश रखूंगा। भाभी को कुछ भी ज़रूरत होता था, मैं उसके भाग के काम करता था। भाई के ज़मींदारी सारी मैंने उठा ली थी, सिवाय एक ज़मींदारी को छोड़कर, वो जो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पे होता था मगर मैं घर में होता था। तो भाभी मुझे जो चीज़ भी कहती थी मैं फ़ौरन इससे लाके देता, और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लाता, सिर्फ इसलिए है कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की ज़रूरत न पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही ज़रूरत होती है कि उसे हर चीज़ की पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत और होती है जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी, तुम्हें अगर उस घर में कोई मसला तो नहीं अच्छा तो
लग रहा है ना मेरी भाभी कहने लगी। हाँ फराज, बाकी सब ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिले। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थे। मैंने कहा, भाभी खुल के बोलें, आपको क्या नहीं मिला मुझे बताएं, मैं आपको लग के देता हूं। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना। अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी भाभी मुझे इशारों में समझना चाहते थे। मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी मंगाना हो, बला जजग आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शापन करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम नहीं करता था, बावजूद उसके कि वो घर पे भी बाय से चढ़ी रहती थी। मुझे भी समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर की अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर शूर दो और शाम में वापस ले भी जाना। भाभी घर पर अकेली थी। मैं अम्मी को खाला के घर शोर के आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था। मैंने भी खाना नहीं खाया था तो मैंने कहा, अच्छा रखो भाभी, मैं 2 बिरयानी लेके आता हूं। फिर वो कहने लगी, फुलान जगह से लाव, वो जहां से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी। वो थोड़ा दूर था। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हाँ में भाली। मैं कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूं। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक कोकक मारने ही लगा। मुझे याद आया, मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे वापस घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने समझा शायद वो अपनी उम्मी से बात कर रही होगी। मैं अपने ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना परस ले सकूं। लेकिन मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ी तो मैं हैरान हुआ कि वो ये बातें अपनी उम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आएं, मेरा दीवर गया है बीरानी लेने। उसको आने जाने में 1 घंटा तो लगी जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूं, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूं। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऐसी चीज़ के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं छप-छाप देखता हूं कि वो किसको बुला रही है। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाज़ा बंद किया और दब पाँव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है। लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैं मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार करने लगा। भाभी 10 मिनट बाद आई। भाभी के कमरे में गया तो दरवाज़ा को अंदर से कंडी लगी ही थी। जब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रहती कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है। मैं तो तरसी रहती हूँ, तो उनसे मिलने के लिए मैं समझ गया कि अंदर कोई मर्द है। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि अंदर कौन सा मर्द है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थे। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूं और फिर मैं भी उनको देखता रहता हूं कि जिस तरह ये सब करते हैं, और कोशिश करता हूं कि उनकी वीडियो बना लेता हूं ताकि बाद में मैं भाभी को दुखा कि इनसे फ़ायदा उठा सकूं। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बला आखिर दंग आकर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाए, अंदर एक खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैं इन दरवाजे तो उसने अपने हाथों से बंद किया। फरियाद रीक टुनके कमरे तक कौन पूछा। और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने में खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फिराज तुम कब आए और कब तुमने दरवाज़ा खोला? मैंने बेल भी नहीं बजाए। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब दा
अभी आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है, मेरी भाभी कहने लगी। कौन है कौन? नहीं है तो मैं गलतफहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने उधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो ये पक्की यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पेशे भी देखा और फिर मैंने जब बीड़ के नीचे देखा तो मेरे पैरों तली से ज़मीन ही निकल गए, क्योंकि वो तो मेरा अबू था। मैंने कहा, अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरे अबू कहने लगा, छोड़ो फिराज, तुम नहीं समझोगे। फिर वो जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अबू, और रखें, मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गए? फिर मेरे अबू कहने लगा, फिराज तुम ही तो पता है, तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बेबी के ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा, घर की बात है, घर में रह जाए, इसलिए मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। उन्होंने कहा, अबू आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, आपने ये काम क्यों किया? फिर वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या कर दी, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शक्कर है इन कल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी ना रखना चाहते थे। मैंने तो अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे उसका सलाह ये मिला। फिर मेरा अबू कह रहा था, और फिर मेरा अबू मुझे कहने लगा, फराज ये जो बात ही है, घर में किसी को पता न चले, तुम एक पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से ऐमार देंगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही उसी काम में लगा हुआ है तो मुझे कैसे शर्म। मैंने कहा, अबू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा अबू कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अबू कहने लगा, नहीं नहीं फिराज, ये तो बात नहीं कर, मैं कोई अच्छे से लड़की देख के तुम्हारी शादी करा दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना, और मैं अभी जा रहा हूं, खबरदार जो घर में से किसी को बताया। मेरा अबू वहां से चला गया। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, भाभी मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकते थी, आपने अबू को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने जवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अबू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फराज मैंने तुम्हारे अबू को नहीं बोला, तुम्हारे अबू ने खुद ही मुझे बोला है, और जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गए थे, इसलिए मैंने फिर भी भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, चलें छी कि भाभी उम्मी को आने दे, मैं आज बताक रहूँगा, मेरे साथ जो अबू ने करना है वो बात की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं उस घर से निकलवा के रहूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं फिराज खुदा के वास्ता ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा, मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं बोलूँगा। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक़ के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अबू को भी पता नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आएंगी, क्योंकि मेरा कमरा शर्त बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं था, ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आज आपने आना ज़रूर है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। फिर मैं गया, वहाँ से बिरयानी लेके आया जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने, शाम हो गई थी, घर में सब आ गए थे, मेरा भाई मेरा अबू भी। मैंने महसूस किया मेरे अबू मुझसे नज़रें चढ़ा रहा था, और फिर रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए सोने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आ गया। आज रात भाभी आने वाली थी, उस लिए मैं फ़र्श होने चला गया। फ़र्श होके आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम अभी रात के 12 बज चुके थे। आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और भाभी का इंतज़ार करता रहा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस कहानी की अगली कस्ट देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बड़े शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हमारा घर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज़ की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी थीं और मौसम गर्मा की शिद्दत थी। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाली थीं। माँ को अच्छे कपड़े सलवाने थे, इसलिए उन्होंने हमारे गांव के एक मारूफ दर्जी को बुला लिया। ये दर्जी सिर्फ ख़वातीन के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। इसकी ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनता, सिर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा था कि ख़वातीन उस पर एतमाद कर लेती थीं। ये दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त भी था, इसलिए माँ ने उसे बुला झुझक बुला लिया। जब वो रात को आए, मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाया। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा, जो मामूल के मुताबिक नर्म मुस्कुराहट दे रहा था। माँ ने फौरन उन्हें पानी दिया और पूछा, दूध पाएंगे? दर्जी ने हंसकर कहा कि जी, दूध पी लूँगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर गए। मैं थोड़ी देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। दूसरी रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्द सला दिया, मगर मैं जाग रही थी। फ़ोन की घंटी बजी। माँ बाहर गईं और दर्जी आहिस्ता से अंदर आए। ये बार वो सीधा कमरे में चले गए। माँ ने उनके आने पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पर्दे के पीछे देख रही थी। माँ और दर्जी बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गई। अगले दिन सुबह माँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थीं, मगर मेरे दिल में सवालात भरे थे। दर्जी अब रोज़ आना शुरू हो गए, कभी दोपहर, कभी शाम। माँ के कहने पर उनकी मदद बढ़ने लगी। मोहल्ले की ख़वातीन पूछने लगें, ये दर्जी आपके घर रोज़ क्यों आता है? माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, काम भी है और एतमाद भी। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। दर्जी और माँ कमरे में मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ दिखाया, शायद कोई नया कपड़ा। माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और हंसी। मैं वो सब पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को फिर दर्जी आए। माँ ने कहा, बेटी जल्दी सो जाओ। मैं आंखें बंद किए रही, मगर सुन रही थी। इस रात माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगेगी। मैं दिल में फैसला कर गई कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, ये राज उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अगर दर्जी की दुकान से कुछ ले जाना हो तो तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद कपड़े देने और नाप लेने के लिए जाती। दर्जी ने कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। माँ और दर्जी के दरमियान रिश्ता रोज़मर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। रात को दर्जी का आना एक मामूल बन गया। माँ ने मुझे कहा, बेटी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। इस तरह माँ ने अपनी दुनिया में दर्जी को शामिल कर लिया, जैसे वो उनके बगैर जिंदगी का हिस्सा बन चुके हों। रात का वो लम्हा
رانی کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ ماں اور درزی کے درمیان وہ رشتہ جو روزمرہ کی باتوں اور ہنسی کے پیچھے چھپا تھا، ایک بار پھر عیاں ہو گیا۔ درزی نے ماں کے ہاتھ میں کپڑوں کا بیگ تھاما اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہو گئے۔ ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس رات میں نے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ ماں اور درزی کے درمیان صرف کام یا معمولی تعلق نہیں تھا، ان کے درمیان ایک خاموش محبت اور قربت موجود تھی۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں مسکرا رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی تنہائی اور اکیلا پن ایک دوسرے کی صحبت میں پانے لگے ہوں۔ لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ تعلق میری دنیا میں ایک بوجھ کی طرح آیا۔ میں اپنی ماں کی عزت اور محبت کی علامت تھی، اور آج وہ کسی اور رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی، حیرانی، خوف اور تھوڑا سا درد۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ راز اب صرف ان دونوں کا ہے اور مجھے اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں۔ اگلے دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ پردے کے پیچھے دیکھنا اور سمجھنا میری حد سے باہر ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ ماں اور درزی کے درمیان جو بھی تعلق ہے وہ ان کا ہے، اور میں صرف ایک خاموش ناظر رہوں گی۔ میں نے اپنی پڑھائی اور روزمرہ کی مصروفیات میں خود کو مشغول رکھا، لیکن دل کے اندر سوالات اور جذبات کا طوفان جاری رہا۔ درزی اور ماں کی زندگی میں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ معمول بن گیا۔ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کام، کپڑے کی سلائی اور درزی کی موجودگی ایک نئے رواج میں بدل گئی۔ ماں کے چہرے پر جو سکون اور خوشی میں نے پردے کے پیچھے دیکھی تھی، وہ اب روزمرہ کی زندگی میں بھی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میں ابھی نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے اپنے دل کو تسلیم کر لیا کہ ماں کی خوشی اور اس کا سکون میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر رہتی اور ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ صرف ایک ناظر کے طور پر دیکھتی رہی۔ وقت کے ساتھ میں نے خود بھی یہ سیکھ لیا کہ سب کچھ اپنے طور پر دیکھنا یا سمجھنا ضروری نہیں۔ بعض راز اور تعلقات صرف ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی جگہ سے یہ سبق حاصل کیا کہ کچھ چیزیں دل میں رکھی جائیں تو بہتر ہیں۔ شروع میں دل میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن تھی۔ میں اپنی ماں کو ایک ایسی روشنی اور پاکیزگی کی علامت کے طور پر دیکھتی آئی تھی، اور اچانک یہ راز میرے سامنے آیا۔ پہلے تو میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر رات پردے کے پیچھے چھپ کر دیکھنا دل کو ایک غیر محسوس دھڑکن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے غور کیا کہ ماں کے چہرے پر جو سکون اور خوشی تھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ درزی صرف ماں کے لیے خوشی لے کر آتا تھا، اور ماں بھی اس کے ساتھ ایک نیا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے اور نرمی سے بات کرتے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جسے میں ابھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ پہلے میں خاموش رہتی، بس پردے کے پیچھے سے دیکھتی، لیکن آہستہ آہستہ دل میں ایک فیصلہ آیا، یہ میرا نہیں، یہ ان کا رشتہ ہے۔ میں نے اپنے دل کو تیار کیا کہ میں اسے قبول کروں، نہ کہ اسے خود پر بوجھ سمجھوں۔ میں نے اپنے اندر یہ سمجھا کہ ماں کی خوشی میری خوشی ہے، اور اگر ماں خوش ہے تو یہ رشتہ میرے لیے برداشت کے قابل ہے۔ میں نے اس راز کو اپنی زندگی کا حصہ بننے دیا، مگر ایک حد کے ساتھ۔ میں کبھی مداخلت نہیں کرتی، کبھی سوال نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنی ناراضگی ظاہر کرتی۔ ہر بار جب درزی آتا اور ماں کے ساتھ باتیں کرتا، میں دل میں خاموشی سے اپنی جگہ پر رہتی اور اپنے اندر اس رشتے کے احترام کو محسوس کرتی۔ وقت کے ساتھ یہ قبولیت میرے لیے معمول بن گئی۔
میں نے جان لیا کہ کچھ تعلقات کی نوعیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک اصول رکھا، ماں کی خوشی اور سکون پہلے اور میرا سوال یا اعتراض بعد میں۔ اسی سوچ نے مجھے اس راز کے بوجھ سے آزاد کر دیا، اور میں خاموشی سے مگر دل کی گہرائی سے اس تعلق کو قبول کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن بہ دن بدلنے لگی۔ ماں اور درزی کا رشتہ اب ہمارے گھر کی خاموش دیواروں کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں ہر بار ان کے ملنے پر دل میں خوف محسوس کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ سب میری عادت بن گیا۔ میں نے سیکھ لیا کہ کچھ باتیں نظر انداز کر دینا ہی سکون کا باعث ہوتی ہیں، لیکن اندر کہیں ایک خلا رہ گیا۔ میں ماں سے پہلے کی طرح کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ ہر گفتگو میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، وہ دیوار جو خاموشی سے ہمارے بیچ حائل تھی۔ ماں جب ہنستی تو میں بھی مسکراتی، مگر دل میں ایک چبھن ہوتی کہ ان کی مسکراہٹ اب کسی اور کے باعث ہے، میرے نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں لوگوں سے کچھ زیادہ محتاط ہو گئی ہوں۔ ہر شخص کے انداز میں، ہر بات میں مجھے چھپے مطلب نظر آنے لگے۔ میں نے کسی پر جلدی اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ شاید ماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ انسان ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں لگتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے وقت سے پہلے بالغ بنا دیا۔ میں 15 سال کی عمر میں وہ سب دیکھ چکی تھی جو شاید بڑوں کے لیے بھی سمجھنا آسان نہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں خاموش رہتی اور خود کو جذبات سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ پڑھائی میں میرا دھیان بٹنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر ماں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو مجھے بھی اپنی زندگی اپنے اصولوں پر بنانی ہوگی۔ میں نے طے کیا کہ میں کبھی کسی رشتے میں کمزوری نہیں دکھاؤں گی، کبھی کسی کو اپنی ضرورت نہ بناؤں گی۔ سال گزرتے گئے، درزی کا آنا کم ہوتا گیا۔ ماں کے چہرے پر ایک خاموش اطمینان رہ گیا۔ وہ بدل چکی تھیں اور میں بھی۔ میں نے ان کے فیصلے کو سمجھ لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ راتیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اب میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ میں صرف رانی نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنی ماں کی تنہائی، محبت اور غلطی کو ایک ساتھ دیکھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب کچھ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، کچھ رشتے دھندلے ہوتے ہیں، مگر سچائی پھر بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ میں نے ماں کو کبھی نہیں ٹوکا، کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کیا، خاموشی سے انہیں معاف کر دیا، اور شاید یہی معافی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی۔